डियर स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि द्रव्यानुपाती का नियम और रासायनिक साम्य का नियम। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्रव्यानुपाती का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इस नियम के अंदर ये बताया गया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग किस प्रकार से बढ़ता है और उत्पाद की सांद्रता में किस प्रकार से वृद्धि होती है। इस नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम गुल्डबर्ग और वागे ने 1867 में किया था। उन्होंने प्रपोज किया था इस लॉ को। उनके अनुसार एक निश्चित ताप के ऊपर अभिक्रिया वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी कि उस वेलोसिटी के जिसके साथ कोई सब्सटेंस अभिक्रिया करता है, वो जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्टेंट है उसके सक्रिय द्रव्यमान यानी कि एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। और सक्रिय द्रव्यमान से हमारा क्या अभिप्राय है? सक्रिय द्रव्यमान से हमारा तात्पर्य है कि जो भी आणविक सांद्रण, जो भी उसका मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन है, यानी प्रति इकाई आयतन में ग्राम अणुओं की संख्या। तो इसको हम यूजुअली एक जिस प्रकार से हमने यहाँ पर ब्रैकेट दिखा रखा है, इस ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो भी अभिकारक हमें लेना होता है उसके आधार पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि गुल्डबर्ग और वागे के अनुसार एक निश्चित ताप पर अभिक्रिया वेग उसके क्रिया कारकों के जो भी उसमें भाग ले रहे हैं उनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब हम इसे एक सिंपल रासायनिक अभिक्रिया, एक रिवर्सिबल रासायनिक अभिक्रिया, उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है, यानी कि अभिकारक A अभिकारक B के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद C और उत्पाद D बना रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सक रहे हैं कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर A ई इसका क्या तात्पर्य हो? यहाँ पर जो भी हमने ई सबस्क्रिप्ट लगाया है ये साम्य अवस्था को इंडिकेट करते हैं, इक्विलिब्रियम को इंडिकेट करते हैं। जो ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है इसको हमने लिखा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट, अभिकारक ए की मोलर सांद्रता। जैसा कि हमने कहा कि मोलर सांद्रता को हम रिप्रेजेंट करेंगे सक्रिय द्रव्यमान के द्वारा। तो ये सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाता है कब? जब साम्यावस्था प्राप्त हो गई। इसी प्रकार B अभिकारक है, उसकी मोलर सांद्रता BE है। इसी प्रकार प्रोडक्ट C की जो मोलर सांद्रता है वो CE है और D की जो उत्पाद D है उसकी जो मोलर सांद्रता है वो हो गई यहाँ पर DE। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, दो अभिक्रिया हो रही है। एक तो है A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी, दूसरी अभिक्रिया हो रही है C प्लस डी इज इक्वल टू A प्लस बी। तो जो A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी है, यानी कि जो अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर उत्पाद बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जो उत्पाद पुनः अभिकारक के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन, अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया का अगर हम वेग देखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, so that would be directly proportional to the concentration term of A and concentration term of B. तो यहाँ पर हमने लिख दिया rate of the reaction is directly proportional to A into B। चूंकि यहाँ पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी अभिक्रिया का वेग होगा वो अभिकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। और सक्रिय द्रव्यमानों को हमने इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया A into B। चूंकि हम साम्यावस्था की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हमने ई के सबस्क्रिप्ट को लगा दिया है। यदि इस अभिक्रिया का जो वेग नियतांक है वो अगर K1 हो तो उस स्थिति के अंदर A इंटू बी, K1 यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, यानी अग्र अभिक्रिया का वेग नियतांक या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग है। अब हम देखते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि पश्च अभिक्रिया जो है जिसमें C प्लस डी जो है ये अभिक्रिया कर A और B बना रहे हैं। तो इनका
अगर हम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी। सक्रिय द्रव्यमानों सी जो उत्पाद है उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर उस पश्च अभिक्रिया का वेग होगा। सो दैट वुड बी इक्वल टू K2 इंटू सी इंटू डी। अगेन यहाँ पर जो K2 है वो बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट है, यानी पश्च अभिक्रिया वेग नियतांक है, और C और D जो है ये इनके सक्रिय द्रव्यमान है उत्पाद C और D के, जो यहाँ पर एक अभिकारक के जैसे कार्य कर रहे हैं। और E हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने अभी भी हम साम्यावस्था पर बात कर रहे हैं। चूंकि हम ये कह रहे हैं कि साम्यावस्था पर ये अभिक्रिया वेग है, तो इस प्रकार अगर साम्यावस्था प्राप्त हो गई तो उस स्थिति के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो वेग होगा वो बैकवर्ड रिएक्शन के वेग के बराबर होगा। तो इस प्रकार रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। सो K1 AE into BE is equal to K2 CE into DE। अब हम यहाँ पर एक नया कांस्टेंट लेकर आते हैं जिसको हम बोलते हैं KC। KC यहाँ पर हम बोलते हैं साम्यावस्था स्थिरांक। इसको चूंकि हमने C रिप्रेजेंट किया है तो ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सांद्रता साम्यावस्था स्थिरांक है। दैट वुड बी इक्वल टू K1 by K2। K1 यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट। दैट वुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के एक्टिव मास डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के एक्टिव मास। तो ये जो हमने यहाँ पर लिए हैं ये प्रारंभिक मोलर सांद्रता है। वास्तव में ये वो मोलर सांद्रता है जब हमने ये कहा है कि जो अभिक्रिया में साम्यावस्था आ चुकी है। तो साम्यावस्था पर ये हमने मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट की है। आगे हम हमेशा E को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम यही मान के चलते हैं जब भी हम साम्यावस्था की बात कर रहे हैं तो उस स्थिति के अंदर ये जो भी हम सक्रिय द्रव्यमान ले रहे हैं ये सक्रिय द्रव्यमान जो है ये सब साम्यावस्था के ऊपर ही है। तो इस प्रकार अब हम उत्पाद जो है वो हमेशा यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं, जो अभिकारक है वो हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मतलब ये हमेशा हम ऊपर लिखेंगे उत्पाद और नीचे जो है हम हमेशा अभिकारक की सांद्रता लिखते हैं। और यहाँ पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो K की वैल्यू है वो निश्चित ताप पर ही स्थिरांक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर भी हमने कहा था कि डेफिनेट टेम्परेचर है, यानी कि अगर हमने ताप स्थिर किया है तो K की वैल्यू कांस्टेंट होगी, लेकिन जैसे ही हमने ताप को परिवर्तित किया तो ये K की वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस प्रकार K के मान जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करेंगे कि वो ताप क्या है। अब कोई भी अभिक्रिया हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, तो उसके आधार पर हम हमेशा जो भी अभिक्रिया के अंदर उत्पाद होंगे उनको हम ऊपर लिखेंगे डिवाइडेड बाय उसमें जो भी रिएक्टेंट के सक्रिय द्रव्यमान है उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको हमेशा हम नीचे लिखेंगे। तो द्रव्यानुपाती जो क्रिया है उसके अनुसार जो गणितीय परिभाषा है उसको हम किस प्रकार से दे सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफलों में अगर हम अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, जहाँ प्रत्येक सक्रिय द्रव्यमान जो पद है वो रासायनिक समीकरण में उस पदार्थ के सूत्र के साथ यहाँ पर हम प्रयुक्त अणुओं की संख्या कर देते हैं और उसके ऊपर जो भी उसकी घात होती है, जैसे A अगर मोल है B मोल है तो हम वहां पर वो भी लिख देंगे। तो इस प्रकार जब हम भाग देते हैं तो एक स्थिरांक प्राप्त होता है जिसे हम साम्यावस्था स्थिरांक कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर A मोल ऑफ A लिया, B मोल ऑफ B लिया, तो दे विल रिएक्ट टुगेदर, आपस में अभिक्रिया करेंगे और C मोल उत्पाद C के और D मोल उत्पाद D के बनाएंगे। उस स्थिति के अंदर हम Kc को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? C टू द पावर C, D टू द पावर D, A टू द पावर A, B टू द पावर B। तो अभी जो हमने बताया कि गणितीय रूप में हम किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऊपर हमने यहाँ पर लिया उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो इम्पोर्टेंट बात जो हम ये कह रहे हैं कि जो भी हमने सक्रिय द्रव्यमान पद लिए हैं उसके ऊपर घात लगाइए हमने C की, पावर लगाइए C की और D के ऊपर पावर लगाइए D की, जो यहाँ पर इसके मूलों की संख्या हम कह सकते हैं, अणुओं की संख्या कह सकते हैं। और जो नीचे जो हमने लिया है
ये डिनोमिनेटर के अंदर A और B यानी कि जो अभिकारक की जो हमने सक्रिय द्रव्यमान दिए हैं उनकी भी हमने जो पावर है वो A और B लगाई है। तो इस प्रकार ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर जो भी उत्पाद के सक्रिय द्रव्यमान है उनका हमने गुणनफल कर दिया, उसमें हमने डिवाइड किया अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान से, उनके गुणनफल से, और साथ में हमने जो भी इसकी पावर है वो यहाँ पर पावर लगाई। तो इसका जब हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं तो ये जो हमको फॉर्मूला प्राप्त होता है इसको हम बोलते हैं केसी का गणितीय रूप, यानी कि साम्यावस्था या द्रव्यानुपाती नियम का गणितीय रूप। और केसी जैसा कि हमने कहा था, इसको हमने चूंकि सी यहाँ पर हम सबकी मोलर कंसंट्रेशंस ले रहे हैं इसलिए हमने इसको सी से रिप्रेजेंट किया है साम्यावस्था स्थिरांक को। यहाँ पर सबस्क्रिप्ट हमने सी लगाया है जो रिप्रेजेंट करता है कि जब हम सांद्रता पद ले रहे हैं तब इसका साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, यानी कि रासायनिक साम्य का नियम क्या है। साम्यावस्था के अंदर निश्चित ताप पर किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उत्पाद की मोलर सांद्रता और अभिकारक की मोलर सांद्रता का जो अनुपात है वो सदैव स्थिर रहता है, इसे ही हम रासायनिक साम्य का नियम कहते हैं। या दूसरे शब्दों के अंदर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए द्रव्यानुपाती के नियम के प्राप्त जो परिणाम है उसी को हम रासायनिक साम्य का नियम कहते हैं। इसका क्या तात्पर्य हो गया कि हमने यहाँ पर जो उत्पाद की सांद्रता, मोलर सांद्रता डिवाइडेड बाय जो अभिकारक की जो हमने मोलर कंसंट्रेशंस लिए, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन लिए, सो द रेशियो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन terms will remain constant at definite temperature for a reversible reaction। तो ये जो कांस्टेंट रहता है एक निश्चित ताप के ऊपर, इसी नियम को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं। और इसके अंदर हमें अदर दूसरे अगर शब्दों के अंदर हम क्या है तो हम ये कह सकते हैं कि वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन इन मैथमेटिकल टर्म that is equal to the law of chemical equilibrium। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केपी और केसी के मध्य में किस प्रकार से संबंध ज्ञात करते हैं और उनके क्या क्या उदाहरण होंगे और हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन दोनों जो कांस्टेंट्स है केपी और केसी में, उसमें अभिक्रिया के आधार पर किस प्रकार का संबंध रहता है, उसका हम गणितीय रूप और उसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे।